नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि सरकार की गलत नीतियों के कारण मजदूर लोग अपने सपनों के महल बनाने के लिए शहर की तरफ पलायन कर गए और ये मजदूर शहरों में जाकर के सरकार के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, अमीरों के लिए जी जान से मेहनत किए और इनके मेहनत के बदौलत आज अमीरों के पास अपार धन दौलत है। शहरें चमचमा रही हैं, शहर की सड़कें चमचमा रहे हैं, जिस पर गाड़ियां फराटे दौड़ रही हैं। लेकिन अभी जब एक प्राकृतिक आपदा आया, कोरोना जैसा महामारी के एक झटके से इन बेचारे प्रवासी मजदूरों का सपनों का महल चूर्ण विचूर्ण हो गया। जिन अमीरों के लिए इन लोगों ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, अपने खून पसीना एक करके इन्हें मालामाल बनाया, उन अमीरों ने इन बेचारे गरीब बेबस मजदूरों को इस प्राकृतिक दैविक आपदा के समय 2 महीने का भोजन भी नहीं खिला सके। बेचारे ये मजदूर अपने बच्चों के साथ रोते बिलखते बेबस होकर के आ रहे हैं किसी तरह से अपने घर पे। अब सवाल है कि ये प्रवासी मजदूर जिन्होंने अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी शक्ति शहर के विकास में लगा दिया, अमीरों को मालामाल बनाने में लगा दिया और फैक्ट्रियों के प्रोडक्शन में लगा दिया, उन उद्योगों में लगा दिया, अब ये बेचारे गरीब मजदूर अपने गांव में, अपने घर में वापस आकर क्या करेंगे? ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया है और बड़े शान से कह रहे हैं कि ये प्रवासी गरीब मजदूर जब अपने क्षेत्र में जाएंगे, अपने गांव में, अपने घर में जाएंगे, तो यह इनके आत्मनिर्भर होने के लिए यह पैकेज है। मित्रों, इन मजदूरों के खाते में करीब 2.5 लाख करोड़ तो डायरेक्ट डाल दिया गया, अच्छी बात है। प्रत्येक मजदूरों के खाते में 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000 तक पड़े हैं। चलिए, सूखा राशन इन्हें मिल जा रहा है मुफ्त में, 1000, 500, 2000 तक इनके खाते में पैसे भी आ गए, तो तत्काल तो राहत मिल गया, किसी तरह से इनकी जान बच जाएगी, तेल मसाला चल जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यह जो हमने 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी किया है, इन मजदूरों को छोटे छोटे कुटीर उद्योग खड़ा करने के लिए 10,000 तक का लोन देंगे। बंधुओं, आप जानते हैं इससे पहले भी गवर्नमेंट का बहुत सारे स्कीम आया, जैसे मुद्रा लोन है, केसीसी है, ये भी तो इसी तरह का है। लेकिन उनकी क्या स्थिति है वो जग जाहिर है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। जब मुद्रा लोन आया था, गवर्नमेंट ने घोषणा किया था कि बिना किसी की गारंटी के रोजगार शुरू करने के लिए दिया जाएगा, लेकिन बैंकों और बिचौलियों के मिली भगत के कारण भारी भरकम, जैसा कि हमें पता है 10 से 20% पे
वैसे लोगों को मुद्रा लोन दिया गया जिनको इसकी आवश्यकता नहीं थी, और अंत में यह हुआ कि अब मुद्रा लोन का स्कीम खत्म हो गया। ठीक किसी केसीसी जो कृषि लोन है, इसमें भी बहुत कम इंटरेस्ट लगते हैं। अगर इसका सुचारू रूप से संचालन किया जाए तो यह भी किसानों के लिए अच्छा है। लेकिन इसकी क्या स्थिति है? केसीसी लोन तो बहुत दिनों से सरकार दे रही है, मगर किसानों की स्थिति तो जहाँ है वहाँ भी नहीं, जहाँ थे वहाँ भी नहीं है, उससे भी बदतर स्थिति हो गई है। तो केसीसी लोन जब इन किसान मजदूरों के आर्थिक स्थिति सुधारने में कारगर नहीं हो पाया, उसके पीछे क्या कारण है? इसकी सीधी सी बात है कि बैंक और बिचौलियों के मिलीभगत के कारण करप्शन की अहम भूमिका है। तो एक क्या गारंटी है कि ये जो विशेष पैकेज प्रधानमंत्री ने दिया है, उसमें जो कुटीर उद्योग, छोटे छोटे व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, जैसे ठेला लगाने वाले, लारी लगाने वाले, उनको 10,000 रुपये तक का लोन मिलेगा। वो फ्री में नहीं मिलेगा, लोन मतलब इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब सोच सकते हैं इस महंगाई में 10,000 रुपये में कितना प्रॉफिट वह व्यवसायी कमाएगा कि बैंक का इंटरेस्ट भी देगा और अपना घर परिवार का खर्चा भी चलाएगा, अप्रस मूलधन भी भरेगा। तो अगर देखा जाए तो यह गरीबों, प्रवासी मजदूरों, गरीब किसानों के साथ एक भद्दा मजाक के सिवा और कुछ भी नहीं है। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट सीओ करना चाहती है कि जब ये प्रवासी मजदूर अपने गांव में लौटेंगे, अपने घर में लौटेंगे, मालूम हुआ कि कितनी संख्या है। अभी इस महामारी ने पोल खोल दिया, यह भारतवर्ष एक्चुअली गरीब मजदूर किसानों का देश है। लाखों लाख की संख्या में अपने गांव में, अपने क्षेत्र में जाने के लिए लोग जब बाहर निकल रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि भारतवर्ष वास्तव में अमीरों का देश नहीं है, गरीब मजदूरों, बेसहाय, असहायों का देश है। ये सब के सब जब शहर छोड़ कर के गाँव में आएंगे तो बेरोजगारी की समस्या इतनी तेज होगी इसका कोई हिसाब नहीं है। और गवर्नमेंट इसमें कह रही है कि मनरेगा के तहत इनको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। अरे भैया, मनरेगा आज से नहीं, मनरेगा तो वर्षों से चल रहा है। अगर मनरेगा 100 दिन का रोजगार देता तो ये मजदूर लोग शहर में पलायन होने के लिए मजबूर क्यों होते? अगर मान लिया जाए थोड़ा देर कि 100 दिन के मजदूर मनरेगा के तहत मिलेगा, मजदूरी मिलेगा भी, तो 100 दिन का अगर काम मिलता है तो बाकी 265 दिन ये क्या करेंगे? क्या 100 दिन मजदूरी करके बाकी 265 दिन इनका गुजारा हो जाएगा? देखिए, ये पूंजीवादी समर्थित सरकार, ये अमीरों की सरकार गरीब मजदूर किसानों के साथ एक क्रूर मजाक कर रही है, करते आई है, कर रही है। आए तो यह हद पार गई है। 20 लाख करोड़ जो पैकेज दे रही है, इसमें गरीब मजदूर किसानों के लिए बहुत कम है। एक्चुअली है कि किसके लिए? ये जो उद्योगपति हैं, जिनका इस कोरोना के मार से जिनकी हालत बिगड़ गई है, उनको सहायता पहुंचाने के लिए। क्योंकि ये गवर्नमेंट बनते हैं ना आजकल भारत के, इन्हीं पूंजीपतियों के रहनुमा पर, इन्हीं के पैसे से गरीब, असहाय, निर्बल मजदूर किसान
जिनकी संख्या भारत में सबसे ज़्यादा है और उन्हीं के वोट से ये सरकारें बनती हैं, और उनका वोट खरीदने के लिए राजनीतिक पार्टियों को पैसा देते हैं कॉरपोरेट घराने, पूंजीपति लोग, अमीर लोग। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का या और जो मुख्यमंत्री सरकारें हैं उनकी बोलती बंद है। उनको पता है कि कहाँ कहाँ किन किन लोगों के पास अरबों खरबों की संपत्ति पड़ी हुई है, जमा करके कुंडली मार कर बैठे हुए हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि उनका नमक खाया है, क्योंकि उन्हीं से कुर्सी पर बैठे हैं। आने वाला इलेक्शन में भी कुर्सी उन्हीं के माध्यम से मिलने वाला है। इतना ही नहीं, ये उद्योगपति अमीर लोग तो कुछ मेहनत भी किया है, मेहनत करके संपत्ति जमा किया है, मगर जो मंदिर वाले हैं, जो मजहब के ठेकेदार हैं, जो पंडित हैं, उनके उन मंदिरों के पास, उन ट्रस्टों के पास जो अरबों खरबों की संपत्ति पड़ी हुई है, वे इस मुसीबत में इन असहाय गरीबों की सहायता नहीं किए और सरकार उन पर दबाव नहीं बना पाई। उनके पास जो पैसा, जो प्रॉपर्टी है, उनको उपयोग नहीं कर पाई। समझ सकते हैं कि यह सरकार किसके लिए है, गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है, या अमीरों के लिए है, या पाखंडियों के लिए है, या मजहब के ठेकेदारों के लिए है, जो पैसे से भगवान का दर्शन कराते हैं उसके लिए है। तो मित्रों, अब उपाय क्या है, इस समस्या का निदान क्या है? देखिए, गरीब मजदूर किसान भाइयों, आप जान लें कि आपकी समस्या का समाधान कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी सरकार नहीं करने जा रही है। आपकी अपनी समस्या का समाधान आपको खुद करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा? दृढ़ संकल्प होना होगा, संकल्पित होना होगा। एक संकल्प के साथ अन्याय और शोषण के विरुद्ध, अव्यवस्था के विरुद्ध, दुर्व्यवस्था के विरुद्ध संग्राम करना पड़ेगा, और यह संग्राम लगातार चलना चाहिए और विश्राम गति से। संकल्प लेना होगा कि हम सूखी रोटी खाएंगे फिर भी अपने गांव में ही रहेंगे। हम सूखी रोटी खाएंगे, अपने घर में रहेंगे, अपने खेत खलिहान में मेहनत करेंगे, और खेत खलिहान में मेहनत करने के बाद जो आएगा उसी में हम निर्वाह करेंगे। जान के बाजी लगा देंगे, पर अपने गांव से, अपने क्षेत्र से जो हमारी जो स्थानीय संपदा है, प्राकृतिक संसाधन है, मानव संसाधन है, उसको बाहर नहीं जाने देंगे। तीसरी बात क्या है? ये भी संकल्प लेना होगा कि कल तक शहर में हम जाते थे, अब शहर वालों को गांव में आना पड़ेगा। अब शहर वालों को गांव में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो भी कच्चा माल है, शहर में जो बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े कल कारखाने चल रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, धंधा चल रहे हैं, उनको कच्चा माल कहाँ से मिलता है? उनको कच्चा माल हमारे गांवों से मिलता है, हमारे जंगलों से मिलता है, हमारे क्षेत्र से मिलता है। जब हम कच्चे माल पे अंकुश लगा दें, हम जान के बाजी लगा करके कच्चे माल को अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जाने देंगे, हम यूनाइट होंगे, हम इतना जबरदस्त आंदोलन छेड़ देंगे कि सरकार को मजबूर हो जाना पड़ेगा। और तब क्या है कि उन कच्चे माल से संबंधित जो उद्योग हैं वो हमारे क्षेत्र में लगेंगे।
तो किसान भाइयों मजदूर भाइयों, जब हमारे क्षेत्र में कल कारखाने लगाने होंगे तो उस शहर में मौज मस्ती ऐश करने वाले लोग अपने जो पूंजी पैसा दुनिया भर की संपत्ति जमा करके वहाँ रखे हैं, वो हमारे गांव में आएगा कि नहीं? हमारे गांव में आएगा, रोजगार का सृजन होगा। दूसरा उसमें एक और लगाना होगा कि हमारे क्षेत्र में उद्योग लगाओगे तो उसमें रोजगार हमें चाहिए, हमें 100% रोजगार चाहिए। किसान भाइयों मजदूर भाइयों, हमें आप सबों को जो टेक्नोलॉजी है, वैज्ञानिक तरक्की है, इस पर अंकुश लगाना नहीं है, इसको आगे बढ़ते देना जाना है, क्योंकि ये विज्ञान है, जो तकनीकी है, ये हमारे आपके जीवन को सुलभ बनाने के लिए है, सरल बनाने के लिए है, सुविधा देने के लिए है, ताकि हमारा जीवन धीरे धीरे सुखी बनता जाए और हमारा जो लक्ष्य है आनंद प्राप्त करने का, परम आनंद प्राप्त करने का, वो उसमें हम अग्रसर हो सकें, हमारी प्रगति हो सके। तो आधुनिकीकरण करने के लिए हम किसी भी उद्योग को, फैक्ट्री को रोकेंगे नहीं, लेकिन हमको उसमें रोजगार चाहिए। भले ही काम कम करना पड़े, 8 घंटे के बदले में हमसे 4 ही घंटे काम कराओ, 2 ही घंटे काम करो, लेकिन हमको रोजगार चाहिए। हमें छटनी मंजूर नहीं है, इसके लिए भी फाइट करना पड़ेगा। नहीं तो जब आप स्थानीय कच्चा माल पर जब सख्ती से रोक लगा देंगे तो उद्योग आपके यहाँ लग तो जाएगा, लेकिन वो क्या करेंगे, चूँकि पूंजी उनकी रहेगी, उद्देश्य रहेगा मुनाफा कमाना, तो वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और रोज़गार आपको नहीं मिलेगा, आपका छटनी होगा और कहेंगे कि हम क्या करें, मैं तो उद्योग लगा दिया हूँ आपके यहाँ पर, हमारे पास तो मैन पावर की आवश्यकता इतना ही है, आगे हम नहीं दे सकते हैं। ये भी नहीं चलेगा। और लास्ट पॉइंट ये है कि तत्काल ये तो लॉन्ग टर्म का प्लानिंग है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन अभी जो मजदूर भाई किसान भाई आप आ रहे हैं वापस, आपको इन सरकारों पर दबाव डालना होगा कि हमको 100 दिन का रोजगार नहीं, मुझे 365 दिन का रोजगार चाहिए, 365 दिन का रोजगार चाहिए, 100 दिन का रोजगार नहीं। आप जहाँ से दो, अगर ये सरकारें देने में असमर्थ होती, नहीं दे पाती हैं, तो बंधुओं घबराने की बात नहीं है। मैं एक कभी नहीं कहूँगा कि आप जो है उग्र आंदोलन करें, आप नक्सलियों की तरह हाथ में राइफल उठा लें, बंदूक उठा लें, बम बारूद, ये किसी भी समस्या का अस्थायी समाधान नहीं है। अस्थायी समाधान है यूनाइट होकर के और सही नेतृत्व में आंदोलित होने का, आंदोलन करने का, विप्लव करना, इसको विप्लव बोलते हैं। और दूसरी बात यह है कि यह आंदोलन जो है सो लगातार करने का है। आते आते इलेक्शन का टाइम हो जाएगा, इलेक्शन के टाइम में पूरा अड़ जाना है, बाकी समय में अपने खेत में, अपने खलिहान में आपके पास जो है उसी में कड़ी मेहनत करके कम से कम अपनी अस्तित्व की रक्षा करनी है। देखो, मनुष्य जब कहीं जन्म लेता है तो प्रकृति उसकी अस्तित्व की रक्षा के लिए लगभग सारी संसाधन दे देती है, लेकिन क्या है, हम आप उसको समझ नहीं पाते हैं या उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, इसलिए हमारी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि जहाँ हम जन्म लिए हैं वहाँ पर हमको रोटी, कपड़ा, मकान आदि नहीं मिल पाएगा। कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, खाने के लिए भोजन चाहिए, तन रखने के लिए कपड़ा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था चाहिए और चिकित्सा मकान चाहिए। इतना तो कर ही सकते हैं। कपड़ा पहनने के लिए अगर हम चाह जाए कि जो भी सिंपल कपड़ा पहन कर तो उतना तो व्यवस्था कर ही सकते हैं किसान भाई लोग, और किसान भाई ऐसे भी सिंपल ही पहनते हैं। चिकित्सा की बात है कि जब अपना खेत में आप जैविक विधि से खेती करोगे तो शुद्ध अनाज का उत्पादन होगा, शुद्ध दूध का उत्पादन, शुद्ध घी का उत्पादन होगा। अगर आप इसको ग्रहण करेंगे, खाएंगे तो बीमारी भी कम लगेगी। अरे बीमारी के कारण तो अशुद्ध भोजन, अशुद्ध विचार, ये है बीमारी के कारण। जब सब शुद्ध हो जाएगा,
आप शहर में रहते हो, शहर में शुद्ध जल वायु मिलता नहीं है, गांव में तो शुद्ध वायु मिलता है, बीमारी भी कम लगेगी। शिक्षा की जहाँ करते बात है तो आज की शिक्षा तो नवयुवकों को, नवयुवतियों को पंगु बनाती है, लंगड़ा बनाती है। पर आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति बताइए कुछ कर सकता है क्या? उसके पास कोई हुनर है, कोई स्किल है? कुछ नहीं है। मतलब BA चाहे MA चाहे PhD का डिग्री क्यों न प्राप्त कर ले, वो अपना धंधा खुद खड़ा नहीं कर सकता है, हमेशा इंतजार में रखता है कहीं वैकेंसी निकले, नौकरी के लिए अप्लाई करें और नौकरी मिल जाए। और जहाँ नौकरी मिलता है वो क्या करता है, उसको एक्सप्लॉइट करता है, शोषण करता है, उसे 8 घंटे 12 घंटे कस के काम लेता है। बदले में क्या होता है, प्राइवेट कंपनियां तो छुट्टी भी नहीं देती हैं, लाखों का पैकेज देती हैं, लेकिन इतना उसको चूस लेती है, इतना चूस लेते हैं कि बुढ़ापा बेचारा का बेकार हो जाता है। तो एक एक्सप्लॉइटेशन है। तो नौकरी के भरोसे तो शिक्षा का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मित्रों, अगर आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो ये हमने सुझाव दिया। इसमें मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि आप आइए, किसी तरह से आ जाइए अपने क्षेत्र में और अपने खेत खलिहान में मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करें। जो आप दूसरों के लिए करते थे वो अपने लिए आप करें और यूनिटी बनाए, एकताबद्ध हो। और हमारे आसपास में जो भी कच्चे माल हैं, चाहे कृषि से संबंधित हो या उद्योग से संबंधित हो, ग्रेफाइट है, लोहा है, अबरक है, कोयला है, ये सब हमारे पास हैं। और इनसे संबंधित उद्योग लगाने के लिए सरकार को हमें मजबूर करना है, हमें उस पर दबाव बनाना है, तभी हमारी स्थिति सुधर सकती है। हम इतना मजबूर कर देंगे, इतना विप्लव कर देंगे, इतना आंदोलन कर देंगे, इतना ज़बरदस्त दबाव बना देंगे कि शहर में फैक्ट्री लगाने वाले, जिसको या FDI को ही चलिए, गवर्नमेंट FDI को बुला रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो हमारे गांव, हमारे क्षेत्र में इन्वेस्ट करें और हमारे हक में काम करें, तब ठीक है, अन्यथा नहीं। तो आज इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।